हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरा नाम अभिषेक गौतम है और मैं फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता हूं। अभी फिलहाल मेरा जो टारगेट चल रहा है वो टारगेट ये चल रहा है कि जो एस चंद की बुक्स होती है ना, लक्ष्मी सिंह एस चंद की, उसके सारे सॉल्यूशंस कराने हैं मेरे को। मतलब उस बुक के अंदर से एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि मेरे चैनल पे आपको ना मिले। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरा यही टारगेट है कि पूरी एस चंद का सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं 39 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ क्लास 9 ग्रेविटेशन के, और जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना वो डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 40 से। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप क्लास 9 10th में हो या 6 7 8 में हो, किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर 12 तक, तो आपके लिए चैनल काफी यूजफुल होगा। क्योंकि मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 40 से अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया हाइट से। अब कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि एक हाइट है 20 मीटर की, वहां से स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग, टाइम की बात हो रही है। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कोई भी देखो न्यूमेरिकल करना हो ना, सबसे पहले देखना होता है गिवन पार्ट क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ठीक है, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है वो देखना होता है। तो देखो, स्टोन को ड्रॉप किया है, जब भी मैंने बात की थी, जब भी ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है कि यू क्या होता है, जीरो होता है। जब भी ड्रॉप करते हैं तो यू क्या होता है, जीरो, क्योंकि आपने कुछ फोर्स नहीं लगाया, उसको स्पीड नहीं दी, छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर यू क्या हो गया, जीरो। और क्या गिवन है, हाइट 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से छोड़ा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेरे भाई, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 मीटर। क्लियर है ना, बिल्कुल। तो जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 20 मीटर। ओके, और क्या गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, यू गिवन है, एच गिवन है। और रही बात एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो तो कांस्टेंट होता है, तो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर से याद दिला दो, अगर आपका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ हो रहा है तो पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपका एक्सीलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप ये नहीं जानते हो कि क्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरे भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना, मैं इस पर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाके आपको समझा दूंगा। भले ही इवन एक अगर कमेंट भी आ गया ना तो भी इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैं मान के चल रहा हूँ, पता होगा, पता क्या होगा कि अगर जब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे हो तो पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ हो तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि गिवन है। यूजुअली अगर गिवन ना हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होती है सर 9.8 ले या 10 ले। अगर गिवन है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, अगर गिवन नहीं है तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेनी पड़ेगी। ओके, हमसे बोला गया है कि भाई टाइम टेकन निकालना है। क्या निकालना है फिलहाल हमें, टाइम टेकन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक में अपन को क्या निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन ठीक रहेगी। देखो, अगर मैं लगाता हूँ v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब एक और बात की बात कर लेते हैं, काफी बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमें क्या पता चलेगा कौन सी वाली इक्वेशन लगाए, फर्स्ट लगाए, सेकंड लगाए, थर्ड लगाए। तो मेरे भाई जो आपका दिल करे वो लगाओ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जो आपका दिल लगे वो लगाओ, क्योंकि देखो जैसे ही आपको प्रॉब्लम होगी आप कहोगे इससे दो ही नहीं लगा, आप खुद ही बोलोगे यार ये मैं नहीं लगा रहा। मैं बोलने के तो सबसे पहला काम क्या है, जो मन में लगा दो। जब लगाओगे तो क्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूं, ये करूं वो करूं, तो क्या करना है उसके बाद, हटाओ, फिर उसे दूसरी इक्वेशन लगाओ, सिंपल। ठीक है, तो v का यू प्लस एटी, मैं भी आप ही की तरह सोचता हूँ कि v का यू प्लस एटी लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। लेकिन दिक्कत है मेरे भाई, मेरे को v नहीं पता, मेरे को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। जब वो स्टोन जमीन पर आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, नहीं पता। ऊपर से आप टाइम भी पूछ लो, टाइम भी नहीं पता। जब एक ही इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी है तो सॉल्व कैसे करेंगे, यानी ये वाली इक्वेशन तो लग नहीं सकती। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अपन के काम की नहीं है, क्योंकि v भी नहीं पता, ऊपर से टाइम पूछा है। तो कौन सी वाली ठीक रहेगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो सिलेक्शन क्लियर हो गया कि हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कैसे लगानी है। हमने नॉर्मल पहले लगा के देखी थी, वो नहीं लगी। ठीक है भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, 1/2 कांस्टेंट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम है आपका t। ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, टाइम निकालना बाकी सब की बात है। देखो s कितना गिवन था, 20 मीटर, कि भाई 20 मीटर की बिल्डिंग है तो 20 मीटर हाइट से फेंकोगे तो डिस्टेंस भी कितना कवर करेगी, 20 मीटर।
एस हो गया 20, यू कितना था 0, ड्रॉप किया था तो 0 इंटू 2 प्लस एज इट इज आ गया हाफ जी 9.8। देखो यहाँ मैंने 9.8 लगा दिया लेकिन ऊपर 10 गिवन था तो यहाँ पर 10 ही लगा लो, ठीक है। 10 टी स्क्वायर कितना लगा लो 10, 9.8 को हटा दो, ठीक है। 10 टी स्क्वायर तो 20 एज इट इज आ गया, 0 इंटू 2 क्या बन गया 0, ठीक है। 2 से 10 कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स, 2 से 10 कितना टाइम जाएगा मेरे भाई 5 टाइम, तो 5 टी स्क्वायर आ गया। क्लियर है ना, एक बार यहाँ करके दिखाई देता हूँ, देखो 0 टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 2 से 10 को काटेंगे 5 टाइम तो 0 टी तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर क्या बन गया 5 टी स्क्वायर। क्लियर है, तो वही तो लिखा 0 प्लस 5 टी स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस 5 टी स्क्वायर। अब आप सब जानते हो कि 0 कुछ भी ऐड होगा 5 टी स्क्वायर ही रहेगा, तो 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब क्या होगा 5 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/5, क्योंकि इधर आके राइट में डिवाइड हो जाता है, तो 5 से 20 गया 4 टाइम्स, तो इट मींस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर इधर जाएगा राइट में तो अंडर रूट बन जाएगा, तो टी इक्वल टू अंडर रूट में 4, अंडर रूट 4 होता है प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2, अंडर रूट 4 क्या होता है मेरा भाई प्लस माइनस 2, लेकिन माइनस 2 हो नहीं सकता क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 2 सेकंड आंसर हो गया। तो वही अपन का आया, टाइम कितना आया मेरे भाई 2 सेकंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर वो पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के पार्ट बी क्या था एक बार देखते हैं। हमसे बोला गया था व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या वेलोसिटी होगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, टाइम कितना लगा नीचे आने में 2 सेकंड, अब ये भी निकाला, डिस्टेंस कितना चला 20 मीटर का। अब बोल रहा है कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब कितनी वेलोसिटी होगी। क्लियर है। एक्सीलरेशन भी पता है कितना था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो निकालते हैं v। फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं, बेहतर रहेगा, या थर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। v आपको निकालना है, u की बात करूं तो 0 क्योंकि ड्रॉप किया था, और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो u 0, 2 एज इट इज आ गया g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल या स्टोन कहां आ रहा है ऊपर से नीचे, यानी पॉजिटिव रहेगा तो g की वैल्यू 10 लगा दी। h कितनी हाइट तक नीचे जा रहा है, तो भाई बिल्डिंग की जितनी हाइट उतनी डिस्टेंस चलेगा, तो हाइट कितनी 20। जब सारी वैल्यू को पुट किया तो 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 इंटू 20 400, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब v स्क्वायर का स्क्वायर हटकर राइट साइड आएगा तो स्क्वायर क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो v इक्वल टू अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 आप जानते हो कितना होता है 20, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। इस बात का मीनिंग क्या है बच्चों, इस बात का मीनिंग ये है कि जब उस स्टोन ने जमीन पर स्ट्राइक किया, जस्ट स्ट्राइक करने से पहले उसकी जो स्पीड थी फाइनल वेलोसिटी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर पूरी कहानी को मैं बताऊं फिर से तो क्या था, जब स्टोन को छोड़ा 0 मीटर पर सेकेंड, स्टोन 2 सेकंड के अंदर चलता है 20 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकंड के अंदर 20 मीटर का डिस्टेंस चल के आता है, नीचे उसकी वेलोसिटी मिलती है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरे भाई, तो ये पूरी कहानी थी। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है देखो, A stone is thrown vertically upward, इस बार स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, कहां फेंक रहे हैं मेरे भाई ऊपर की तरफ, तो a stone is thrown vertically upward with a speed of 20 मीटर पर सेकंड, तो इस बार u कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि तुम फेंक रहे हो, जब ड्रॉप करते हो तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब फेंकते हो तो कुछ ना कुछ स्पीड देनी पड़ेगी वरना ऊपर जाएगा नहीं, फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है ना, तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्पीड देनी पड़ती है, तो u आपका 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख दिया कि भैया इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u आपका कितना है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, हाउ हाई विल इट गो, हाउ हाई विल इट गो, इट मींस डिस्टेंस की बात कर रहा है, कितने हाई जाएगा, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ज्यादा हाई जाएगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कम हाई जाएगा, और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कम हाई जाएगा, तो हाई मींस क्या डिस्टेंस बताना है। ओके, बिफोर बिगिन टू फॉल, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, जब वो फॉल करना शुरू करेगा उससे पहले कितना ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि भाई कभी ना कभी तो स्टोन को नीचे आना ही है, कितना भी जोर से बैठ लो, ज्यादा से ज्यादा बहुत ऊपर जाएगा लेकिन आना तो नीचे ही है, तो कह रहा है आने से पहले वो कितनी हाइट तक गया, एस निकालना आराम से निकाल सकते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी क्यों 0, उसने क्या बोला क्वेश्चन में बिफोर इट बिगिन टू फॉल, यानी कि जब वो फॉल करना शुरू उससे पहले, तो एक बात है जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ रुकेगा, उसकी वजह तो नीचे आएगा, अब इसके ऊपर तो जा नहीं रहा, यानी यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, इससे ऊपर जा पाता तो इसके पास वेलोसिटी होती, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी हुई 0, इसलिए ऊपर नहीं जाएगा, इसी पॉइंट से नीचे आ जाएगा, तो v क्या हो जाएगा मेरे भाई 0, तो v
जीरो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अपन का जो मोशन हो रहा है वो फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। फोर्स नीचे है, मोशन ऊपर, फोर्स नीचे है, मोशन ऊपर, इसीलिए क्या हो रहा है, जी नेगेटिव लिया। बहुत बढ़िया। जी हो गया -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट पूछिए, क्योंकि हाइट ही तो डिस्टेंस होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या लगा दे रिलेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्या लगा दे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फिर से वही बात आएगी, आप कहोगे सर मेरा तो मन कर रहा था कि h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दूं। आपने वो क्यों नहीं लगाया? लगा दो। हम कब मना कर रहे हैं, हम कब रोक के बैठे हैं तुम्हें कि भैया मत लगाओ? लगाओ। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अभी खुद बोलोगे नहीं लगाना। चलो भैया, यू गिवन है, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। टाइम कहाँ गिवन है, कितना समय लगा उसको ऊपर जाने में? क्या टाइम गिवन है? ऊपर से यहाँ पे एक और बैठा है टी स्क्वायर। कहां से लाओगे दो दो टाइम? कहां से लाओगे टाइम? और जब तक टाइम नहीं पता चलेगा तब तक ऐसा अकेला बेचारा बैठा रहेगा कि भैया मैं क्या करूं, टाइम नहीं पता तो मैं कैसे निकला। तो इसीलिए फिर से क्रॉस, कि भैया इसको तो लगा नहीं सकते, इसको लगाना बेकार है, कुछ और मामला ढूंढू। तो दूसरा मामला क्या मिला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो देखो भैया, वी कितना लगाया आपने, 0। यू कितना लगाया, 20। सारी वैल्यू गिवन हुई है, वही लगा रहे हैं। यू 20 लगाया, जी -9.8 ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, अभी तो वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो एक बार मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। 0 इज इक्वल टू, देखो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 जब करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 19.6 मल्टीप्लाई बाई एच। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब ये वैल्यू प्लस में होती है तो घर आती है तो क्या हो जाती है, माइनस की। तो माइनस का 400 और इधर कौन बचा, माइनस का 19.6 एच। अब एक बात आओ भैया, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस हट गए। अब 19.6 इधर मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट में आके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि एच निकालना है तो एच को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 400 डिवाइडेड बाई 19.6 इज इक्वल टू एच। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एच निकल गया, और कैलकुलेट करके आया 20-4 मीटर। यानी कि जो स्टोन था जिसको ऊपर फेंका गया वो कितनी दूर तक गया, 20.4 मीटर तक। तो इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन समझो मेरे भाई क्या था। स्टोन को फेंका था 20 मीटर पर सेकंड से, स्टोन को फेंका था मेरे भाई 20 मीटर पर सेकंड से, और पूछा गया था कितना दूर जाएगा। तो अब हम बता देते हैं, वो जाएगा 20.4 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितना ऊपर जाएगा, 20.4 मीटर। उसके बाद बाउंस बैक करके अर्थ की तरफ आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्रिकेट बॉल को कहां फेंका है, अपवर्ड। ओके, जी नेगेटिव रहेगा। हाँ ठीक है, पता है आपको, जी नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऊपर फेंक रहा है। इट रीचेस मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। इस बार हाइट वो खुद बता गया, कह रहा भैया बॉल को ऊपर फेंका तो बस 5 मीटर दूर गई बॉल, उसके वापस आ गई। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। पहले क्वेश्चन में क्या था, हम इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं कि भैया 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, आप बता दो कितनी दूर जाएगी। इस बार उल्टा कह रहा है, इस बार कह रहा है हम बता देते हैं भैया गई तो 5 मीटर दूर है, अब बता दो कितनी स्पीड से फेंकी गई थी। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका होता है, कोई नहीं। तो इनिशियल स्पीड पूछ गई है बॉल की। ठीक है भैया, इनिशियल स्पीड यू, ये निकालना अपन को। तो इनिशियल स्पीड यू निकालना, तो देखो फाइनल वेलोसिटी वी जीरो, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे मेरे भाई तो वी तो जीरो होना ही होना है, क्योंकि जब भी वापस आएगा तभी आएगा, वो बात अलग है। मैक्सिमम हाइट पे जाके वी जीरो होगा या कम हाइट पे वी जीरो होगा, अगर होना तो होना ही होता है ऊपर जाके वी जीरो, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे आनी ही है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है भाई, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर फेंक रहा है। इस बार 10 दिया था इसलिए 10 ले लिया, वरना 9.8 लेते हैं। हाइट कितना ऊपर गया, 5 मीटर। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है, इनिशियल स्पीड। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, हमने लगाई है फर्स्ट नहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी क्या लगाई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाओ। वी कितना है मेरे भाई, 0, तो वी की जगह लगा दो 0। ठीक है, लगा दिया। यू, यू तो भैया कैलकुलेट करना है आपको, क्वेश्चन मार्क। टू, टू तो कांस्टेंट है, टू को तो कुछ छेड़ ही नहीं सकते। जी 10, वो भी माइनस का क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है। एच 5 मीटर दूर गया, तो जब जैसे सबकी वैल्यू लगाई तो अपन के पास आया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -10 इंटू 5। यहां से जीरो वो निकालना है, यू निकाल दो भाई, यू स्क्वायर प्लस, अब तीनों मल्टीप्लाई में 2 10 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 10 10 100, कितना आया मेरे भाई, -100। अब तो पता है कोई भी चीज माइनस की है राइट से लेफ्ट जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
तो ये बन जाएगा प्लस का 100 और यहाँ रह गया अकेला यू स्क्वायर। अब तुम सब जानते हो कि स्क्वायर जब इक्वेशन के लेफ्ट या राइट ज्यादा तो अंडर रूट बनता है, तो अंडर रूट 100 इज इक्वल टू यू, और यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड से आपने उस बॉल को ऊपर फेंका गया होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर दूर गई है। तो क्लियर हो गया, जो आपकी बॉल 5 मीटर दूर गई है उसको कितनी स्पीड से फेंका गया था, उसको फेंका गया था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और क्या पूछा है, और बोला है मेरे भाई हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि उस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। ठीक है भाई, अब इसके लिए इन्होंने क्या इक्वेशन यूज की, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्या यूज की, क्योंकि देखो क्या बोला हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो यानी उस पॉइंट पे हो जाएगा आपका वेलोसिटी जीरो। हाईएस्ट पॉइंट, इससे ऊपर नहीं जा रहे हो, इससे ऊपर नहीं जा रहे हो क्योंकि आपका वेलोसिटी नहीं है, तो यानी आपकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, इसलिए यही हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट जाने का मतलब ये कि आपका v जीरो हो गया। ठीक है भाई, तो v जीरो हो गया, v की जगह जीरो लगा दिया। ओके, u कितना था अभी अभी निकाला 10 मीटर पर सेकेंड, तो u की जगह 10 मीटर पर सेकेंड लगा दिया। g -10 क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो -10 आ गया। टाइम भैया ये तो निकाल के ही देना है आपको, तो टाइम t हो गया। जब सब कुछ वैल्यू पुट की तो सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू 10 -10t, क्योंकि देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 -10t। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव अगर राइट से लेफ्ट है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो -10t को मैं क्या करता हूँ अपन के लेफ्ट में ले जाते हैं, तो 10t इज इक्वल टू बचा 10। अब हमें पता है कि 10 क्या है, t के साथ मल्टीप्लाई में, और t को निकालना है, तो 10/10 यानी 1 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा 1 सेकेंड। तो पूरे क्वेश्चन को सम अप करें तो क्या था कहानी कि भाई हमने एक बॉल को फेंका जो कि 5 मीटर दूर तक गई, हमने एक बॉल को फेंका जो कि 5 मीटर दूर तक गई, उसको जो इनिशियल स्पीड से फेंका गया था वो फेंका गया था 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची वो था 5 मीटर, और जो समय लगा, जो टाइम लगा वहां तक पहुंचने में वो लगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई कि बॉल 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर पहुंच गई अगर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकी गई तो। फिजिक्स का मतलब होता है भाई साहब कॉन्सेप्ट समझना, इसीलिए मैं क्वेश्चन कहते कहानी से बनाता हूँ ये वाली कि भैया ये समय हो रहा है, बॉल को फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बॉल पहुंच रही है 5 मीटर दूर, कितना समय लेती है 1 सेकेंड लेती है। क्लियर है, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि भैया मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो बात कर लेते हैं मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, जो मास होता है वो क्वांटिटी होती है किसी भी मैटर की, जो कोई मैटर है जिसका मास आप कैलकुलेट कर रहे हो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, वो होता है मास। ठीक है, जो वेट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ कितनी फोर्स से खिंचा जा रहा है उसे बोलते हैं हम वेट। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर जितना कंटेंट है, जितना कंटेंट है वो तो हो जाएगा इसका मास, और इस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से, कितनी फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से, वो हो जाएगा इसका वेट। ठीक है, तो वेट अलग है मास अलग है। अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, यानी कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो किसमें मेजर करेंगे, तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यानी मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, यानी जो वेट होता है उसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन। ओके, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, यानी मास आपका कभी नहीं बदलता, आप कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ, जो आपका अमाउंट है, जो भी आपका कंटेंट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, वेट वेरी करता है। वेट वेरी क्यों करता है, आपने पढ़ा था, वेट जो डिपेंड करता है वो मास और जी पर डिपेंड करता है। तो भैया मास तो कांस्टेंट है, मास क्या है कांस्टेंट है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी तो ना कांस्टेंट, जी तो बदलता है, अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, किसी और प्लेनेट पे जाओगे वहां अलग है, तो जी बदलेगा तो वेट तो बदलेगा ही बदलेगा। तो जब भी जी बदले, इवन अर्थ पे भी अगर जी बदल जाए, क्योंकि अर्थ पे भी काफी प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर जी बदलता है, तो अगर अर्थ पर भी जी बदल जाए तो आपका वेट अर्थ पर ही बदल जाएगा, यानी यहाँ कुछ और है और दूसरी जगह जाओगे वहां कुछ और मिलेगा। क्लियर है। फिर कहता है मास ऑन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक मैटर है, उसका मास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैटर ही इसलिए क्योंकि उस पर मास है। मैटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी आप लोगों ने, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, तो अगर मास है तभी तो मैटर है, तो कोई भी मैटर का मास जीरो हो ही नहीं सकता। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है, कैसे जीरो हो जाएगा भाई, वेट वेट जीरो इसलिए हो जाएगा, ठीक है, मास जीरो नहीं हो सकता माना, लेकिन एम में अगर मैं जीरो का मल्टीप्लाई कर दूं, एम में अगर जीरो का मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो हो जाएगा वेट।
और जी जीरो हो सकता है, जी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर है, तो आपका वेट जीरो हो सकता है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ठीक है, हाँ एक मिनट रुकना, क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप साथ के साथ यार नोट डाउन कर लिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इसकी पीडीएफ दे दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। वरना आप क्या करा करो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप इसे नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, बोल रहा है कैन अ बॉडी हैव मास बट नो वेट, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी पर मास तो हो पर वेट ना हो? गिव रीजन फॉर इट आंसर। यस हो सकता है, अभी भी तो डिस्कस किया, लास्ट पॉइंट अपन का यही था कि बॉडी पर मास है एम, बॉडी पर मास है एम, वेट नहीं है। मास में कहूँ 500 किलो हो, लेकिन 500 चाहे 5000 हो चाहे 5 लाख होगा, जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो बन जाता है। तो यस अपन का वेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरी विद द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी। तो इसकी वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो व्हेन इट टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, जब अर्थ के सेंटर पर ले जाओगे वहां क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस ही नहीं होगा। और द इंटरप्लेनेटरी स्पेस वेयर जी इज जीरो, यानी जैसे आपका जी जीरो आपका वेट भी जीरो। तो हो सकता है मास है वेट नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। A force of 20 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी whose weight is 9.8 न्यूटन, एक फोर्स लगती है 20 न्यूटन एक बॉडी पर, जिस a force of 20 act upon a body whose weight is 9.8 न्यूटन। अच्छा ठीक है, a force of 20 न्यूटन एक्ट करती है एक बॉडी पर जिसका वेट गिवन है 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी? ठीक है, और हाउ मच इज इट्स एक्सीलरेशन। अब देखो वेट कितना गिवन है, 9.8, ठीक है, और आपको जी भी गिवन है कितना, 9.8 न्यूटन। एक मिनट रुकना है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत नोट डाउन हो गया है क्या, एक मिनट एक मिनट। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है भैया, फोर्स जो है 20 न्यूटन की एक्ट करती है अपॉन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जिसका वेट गिवन है 9.8 न्यूटन। ठीक है, एक बॉडी है जिसका वेट है 9.8 न्यूटन, ठीक है, उस पर फोर्स लगती है 20 न्यूटन की लगती है। अच्छा इधर से कहानी चल रही है, 20 न्यूटन की फोर्स, मैंने कहा अर्थ लगा रही है, वेट ही तो फोर्स होता है, तो ऐसे अलग अलग कैसे हो गया, वही मैं सोच रहा, नहीं नहीं ठीक है, फोर्स लगाई इस पर 20 न्यूटन। ठीक है भाई, फोर्स लगाई 20 न्यूटन, वेट है 9.8 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना होगा? हम सब एक फॉर्मूला जानते हैं मेरे भाई, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अगर आपको फोर्स पता है और क्या पता है, एक्सीलरेशन पता है, तब क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मास को निकाल सकते हो। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर आपको मेरे भाई मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है, तो एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मजे की बात है एक्सीलरेशन भी नहीं पता उस बॉडी का, तो एक और फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। क्या होता है, एम जी। उस बॉडी का मास तो यही पता चल जाएगा, उस बॉडी का वेट कितना है 9.8 न्यूटन, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई 9.8, मास एम और जी तो सबके लिए कांस्टेंट रहता है 9.8, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट में आएगा, तो एम इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 1, एम कितना आ गया 1, तो मास आ गया 1 kg। क्लियर है ना, यहां से भी निकाल सकता था, लेकिन मास यहां से क्यों नहीं निकल पाया, क्यों, क्योंकि यहां पर अपन को एक्सीलरेशन भी नहीं पता। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, जो वेट होता है उसकी हेल्प से तो मास निकाल रहे हैं, और जो बोल रहा है ना हम फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पर, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन हो बाद में सेकंड पार्ट में निकालेंगे। तो फिर से देखो आ गया, फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। हमारी फोर्स लगाई 20 न्यूटन जिसका वेट है कितना, 9.8 न्यूटन, एक बॉडी है इसका वेट है 9.8 न्यूटन, तो उसमें फोर्स लगा दी 20 न्यूटन की, तो बताओ कितना एक्सीलरेट करेगी चल के। ठीक है भाई, फोर्स लगाई 20 न्यूटन, मास है 1 kg, एक्सीलरेशन पूछा है सिंपल, तो 20 इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, एम दिया है 1 इंटू ए 20। अब यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई में है, राइट से लेफ्ट में आएगा, तो 20/1 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई, तो आपको अच्छी समझ आ गया होगा। इस बार क्या था, एक बॉडी का वेट दिया था, एक बॉडी का वेट दिया था, उस पर फोर्स लगा दी, तो बॉडी का वेट भी न्यूटन में, फोर्स लगाई वो भी न्यूटन, तो कंफ्यूज मत होना,
बॉडी का वेट है 9.8 न्यूटन, उस पर धक्का लगा दिया, उस पर फोर्स लगा दी कितनी 20 न्यूटन की, तो बताओ उस फोर्स की वजह से उसमें कितना एक्सीलरेशन होगा। तो फोर्स की वजह से कितना एक्सीलरेशन होगा इस बात को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मास। अब मास पता नहीं था तो मैंने क्या किया, वेट इक्वल टू एम जी से इसका मास निकाला, जब मास पता चल गया फोर्स गिवन थी एक्सीलरेशन बता दिया भैया, इस मास पे जब इतनी फोर्स लगेगी तो इतना एक्सीलरेशन होगा, कितना निकला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, अ स्टोन इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट। एक स्टोन है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन की है, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टोन, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टोन एंड व्हाट इज इट्स मास। अब भाई एक बात बताओ कि अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, तो हमने भी क्या पढ़ा था कि वेट क्या होता है, जितनी किसी भी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है अर्थ की वजह से वही इसका वेट होता है। तो अगर किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, इसका मतलब है वेट भी होगा 20 न्यूटन। अगर किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, तो वेट भी होगा उसका 50 न्यूटन। ठीक है, इसका उल्टा भी ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि इसका वेट है 100 न्यूटन, तो इसका मतलब है इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो लग रही है 100 न्यूटन। क्लियर है मेरे भाई, तो वही वेट ऑफ द स्टोन ही होता है इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कितना हो जाएगा वेट 20 न्यूटन, ये तो सिंपल हो गया। अब पूछा था मास, तो हम जानते हैं मास के लिए क्या होता है W=m×g एक फॉर्मूला। वेट अभी भी पता चल गया, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही वेट होगा यानी 20। मास निकालना है, जी की वैल्यू 10 गिवन है, मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20/10 इज इक्वल टू क्या बचेगा m, तो 10 से 20 गया 2, तो m आ गया आपका 2 kg। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 20 kg ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 किलो है अर्थ पर, ठीक है भाई मास 20 kg है। व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट ऑन द मून, और जी दिया हुआ है मून पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दिया हुआ है मून पर जी 1.6। अर्थ का जैसे आप लोग जानते हो भाई, अर्थ पर कितना होता है जी, अर्थ पर तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पहले ही बताया था कि जैसे जगह बदलोगे वैसे वैसे जी बदलेगा, तो उन्होंने मून का दे रखा है। ठीक है, दो चीज पूछी है मास और बेटा। एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, मास तो कभी चेंज नहीं होता। आप मून पे पहुंच जाओ चाहे कहीं और यूनिवर्स में पहुंच जाओ, तो आपका मास कितना बोल रहा है भैया, मास बोल रहा है 20 किलो, तो आपका मास सेम रहेगा मून पर भी। तो पहला तो जवाब यही होगा, इट्स मास विल बी 20 kg एज मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी। मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि मास चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं वेट की, वेट ऑन द मून। तो वेट कितना होता है m×g, तो मास कितना गिवन है 20 kg, मास कितना गिवन है 20 kg। अब वेट निकालना है, तो जिस जगह वेट निकालना है वहां का जी यूज कर लो, तो वहां का जी कितना है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ का निकालना होता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते, हमें निकालना कहां का है मून का, तो मून का जी कितना दिया था 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m×g यानी 20 × 1.6 आ गया आपका 32 न्यूटन। तो ये आपका आ गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मेरे भाई किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, थैंक यू सो मच।